सो माय टॉपिक इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। पहले तो समझ लो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल बेस्ड किस में है। दिस इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ना, उस पे बेस्ड है, एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और ये मॉडल इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करता है। दिस मॉडल कंसीडर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बार बार मैं बता दूं, इस मॉडल के बाद ही डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन आया था। मैं साइड में लिख देता हूं इस जगह पे, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और साथ में क्या है, वेव नेचर भी। और इक्वेशन क्या निकाला था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। शायद आपको याद हो, नहीं होगा तो इस पे भी जबरदस्त डेरिवेशन करेंगे। तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो पार्टिकल नेचर लिया था, वेव नेचर नहीं लिया था। यानी माइंड में आपका कंप्लीटली यहाँ सेट हो गया कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीटली जो है पार्टिकल नेचर पे है। अब हुआ क्या था और बोर्स एटॉमिक मॉडल ने आपको बताया क्या था, देखो। फर्स्ट पोस्टुलेट जो था बोर्स एटॉमिक मॉडल का, उसने बोला था कि एटम के अंदर एक छोटा सा प्लेस होता है जहां पे एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। और जैसे रदरफोर्ड ने बोला, यानी न्यूक्लियस उस जगह को बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही एटम के मास को डिसाइड करते हैं, जब तक कि हम मॉडर्न फिजिक्स पे नहीं आते। खत्म। अब बोला गया कि यानी न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, छोटा सा पार्ट। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है, कैसे मूव करते हैं, तो जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो होगा वो सर्कुलर है। सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर वो सर्कुलर पाथ होता है। और जिस तरह से आपने प्लैनेट का अरेंजमेंट देखा है ना, सन के चारों, सोलर सिस्टम, उसी तरह से कंप्लीटली मूवमेंट होती है, लाइक दिस, इस तरीके से, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके सो ऑन मूवमेंट होता है। कोई प्रॉब्लम? लेकिन जब मूवमेंट होता है तो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कुलर है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? बार बार मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं समरफील्ड मॉडल पढ़ाऊंगा तो याद रखना ये क्वेश्चन आया था, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर नहीं, इलेप्टिकल पाथ होता है। याद रखना इस चीज को। अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का पाथ बताओ, तो बाद में जब आया, और यही मॉडिफाइड वर्जन है, इलेप्टिकल पाथ होता है। और कितने इलेप्टिकल कितने सर्कुलर होंगे वो भी मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा। जो जो मैं साइड में लिखता जाता हूं उसको कॉपी में नोट करते जाओ। थ्योरी तो तुम्हारे बुक में भी है, तो मैं क्या नया बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो सर्कुलर पाथ में करता है, और न्यूक्लियस में जो होता है प्लस चार्ज होता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। तो जब मूवमेंट होती है तो आपको पता है, अगर ये न्यूक्लियस है और अगर ये इलेक्ट्रॉन है, तो सबको पता है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, तो एटम क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो ये बोलता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है, जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है। यानी अगर ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट है, सपोज करो इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट है, एक एक चीज ध्यान से समझना, मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि हड़बड़ी नहीं है, बेसिक जिसकी अच्छी है दुनिया में कोई न्यूमेरिकल बना लेगा वो। ठीक है, चलिए, अब उस जगह पे, पार्डन, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो जो ये रिवॉल्व करता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसको बैलेंस करता है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स वेलोसिटी v से मूव करता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में नहीं आता। तो क्या बोलेगा इसमें, इसने दूसरा बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
यानी हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्स लॉ, और इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो रिवॉल्व उसी ऑर्बिट में करेगा। अब बालो बहुत सारे ऑर्बिट हैं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट हो सकते हैं, मतलब बहुत ऐसे पाथ हो सकते हैं। तो बोलता है उसी पाथ और उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए तो चारों ओर बहुत रास्ते हैं, यानी बहुत सारे पाथ में वो मूव कर सकता है, यानी बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन वो उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। सपोज करो ये एक ऑर्बिट है और एक ये ऑर्बिट है, उसके बाद एक ये ऑर्बिट है, उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हैं। तो कहता है इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई हो जाए। और इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद रखना ये n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। h की वैल्यू आपको पता ही है, 2 पाई की वैल्यू पता ही है, एंगुलर मोमेंटम है। चलो अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, h/2 पाई हो सकती है, 2h/2 पाई हो सकती है, 3h/2 पाई हो सकती है, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये सारे पोस्टुलेट बता रहा हूं मैं बोर्स मॉडल के, ध्यान से समझते जाना। समझ में आ गया? तो उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, nh/2 पाई, और इसी ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जब इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है, नेक्स्ट पोस्टुलेट, जब इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है तो ड्यूरिंग द मूवमेंट कोई भी एनर्जी लूज नहीं होती। मींस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट डज नॉट और डू नॉट लूजेस इज एनर्जी। मींस वहां पे उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, फिक्स होगी। तो ऐसे स्टेट को इलेक्ट्रॉन का हम लोग कौन सा स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, या ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्टेट बोलते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है तब कोई भी एनर्जी लूज नहीं होती, यानी कोई भी एनर्जी चेंज टेक प्लेस नहीं होता। तो ऐसा स्टेट इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट बोलता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट पे जाए, सपोज करो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, या इधर से इधर आया, तो ऐसे स्टेट को बोलते हैं बच्चों एक्साइटेड स्टेट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे एक जगह से दूसरे जगह तो ऐसे स्टेट को एक्साइटेड स्टेट, यानी एनर्जी का चेंज होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है एनर्जी में चेंज नहीं होता, यानी कोई एनर्जी लूज नहीं होता, तो ऐसे स्टेट को क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट समझना सबसे स्टेबल स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन का, याद रखना। इस स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जो पी होती है बच्चा लोग, वो बहुत मिनिमम होती है, जिसके चलते जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट पे वही होता है। समझ में आया? इसीलिए बोला जाता है अगर ग्राउंड स्टेट है, यानी अगर मैं बोलूं कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, Na, तो तुम बोलोगे हाँ सर Na तो ज्यादा है, चुपचाप से बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये आयन में आ जाए तो इसको कोई और भी चीजें चाहिए, और क्या बनाता है, NaCl या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया? तो ग्राउंड स्टेट यानी कहीं मूवमेंट नहीं है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है। क्यों स्टेट है? क्योंकि उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो मिनिमम होती है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब आपको पता है ये जो सारे इतने ऑर्बिट देखते हो, ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विथ अ डेफिनेट एनर्जी। हर ऑर्बिट के साथ एक डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड होती है, और वो डिपेंड करती है कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट से का नाम दिया गया के, देन एल, देन एम, देन एन, देन ओ, देन सो ऑन, के एल एम एन ओ पी क्यू सो ऑन, इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो याद रखना जो एनर्जी है ऑर्बिट की वो क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करती है।
तो अगर मैं बोलूं कि किसकी एनर्जी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कम होगी के की एनर्जी, एल की एनर्जी, एम, देन एन और देन ओ। इसको इस तरीके से नहीं शो करते, इसको इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट एनर्जी E1, देन E2, देन E3, देन E4, देन E5 एंड देन सो ऑन। यानी जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ज्यादा आपकी होती जाएगी। ये समझ में आ गया। और अब ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ये छोटी छोटी चीजें, इन सबके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, तो इसलिए घबराने की तो कोई बात नहीं है। अब जब सपोज करो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे है, अब इससे उठ के यहां चला गया, यानी ये मान लिया मैंने के है, के से एल पे चला गया, ध्यान से समझना, के से उठ के एल पे चला गया। तो अब बोलो इस स्टेट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी, जल्दी से बताओ, कौन बता सकता है? सर एब्जॉर्ब। यस, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर, समझना इस चीज को, जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाता है, यानी लोअर को मैंने मान लिया सपोज E1 और हायर को मान लिया मैंने E2, और यहां दिखा दिया E2 इज ग्रेटर देन E1, तो जब भी लोअर से हायर जाएगा तो ऑलवेज देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। याद रखना इस चीज को, समझ में आया? अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट पे आ जाए, यानी अब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आ जाए, यानी अब इस तरफ आ रहा है, यानी सॉरी पार्डन, यानी रिटर्न कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी हायर से लोअर की तरफ आ जाए, तो आपको पता है हायर की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इस जगह पे एनर्जी क्या होगी, एमिशन ऑफ एनर्जी होगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है, इधर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इधर एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है। और आपने पढ़ा है जब एनर्जी रिटर्न, जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे, तो आपको स्पेक्ट्रम दिखता है, और ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। याद आया? तो इसीलिए ये बैंड बनता है। और आपको पता है एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा आपने पढ़ा था, लाइन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सीरीज, ये सारी सीरीज आपको याद है ना? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आ जाओ, तो जब एब्जॉर्प्शन होता है, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E2 माइनस E1। देखो ध्यान से, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो डेल्टा E क्या होगा, E2 माइनस E1, और जब एमिशन होगा तब भी तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ही होगा। लेकिन आपको पता है जब एब्जॉर्प्शन होगा तो आपको पता है लोअर से कहां जा रहे हो आप, हायर पे जा रहे हो, यानी अगर E1 को कुछ एक एनर्जी चाहिए तब ये आपका क्या हो जाएगा, E2 होगा। और जब एमिशन कर रहे हो तो याद रखना आप कहां जा रहे हो, E2 से, तो E2 को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी, तब आपका E1 बना। तो एक जगह गेन इन एनर्जी होता है और एक जगह क्या होगा आपका, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो जो डेल्टा ई की वैल्यू है कभी आपकी पॉजिटिव में भी आएगी, कभी आपकी नेगेटिव में भी आएगी। और जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, मॉडुलस लेके कभी आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें चीजों को समझना होगा, बताना होगा कि कहाँ गेन हुआ और कहाँ लॉस हुआ, ये सारी चीजें ध्यान रखना। वैसे न्यूमेरिकल में आपको ये चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? डेल्टा ई समझ में आ गया। अब ये जो डेल्टा ई है इसको कैसे ढूंढोगे, इसका फॉर्मूला होता है सीधा एच म्यू, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच म्यू होता है। तो डेल्टा E सीधा सीधा आप लिख सकते हो एच म्यू, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में, डेल्टा E इज इक्वल टू E हाई माइनस E लो। हाई से लो, जोड़ी थोड़ी है कि हमेशा E2 से E1 होगा, E3 से E2 भी तो हो सकता है। अब मुझे बताओ डेल्टा E1 E2 माइनस E1, फर्स्ट के लिए मैंने मान लिया, डेल्टा E2 इज इक्वल टू E3 माइनस E2, ओके, डेल्टा E3 इज इक्वल टू E4 माइनस E3,
अब बताओ इसको अगर ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले कौन आएगा? डेल्टा E1 आएगा, डेल्टा E2 आएगा, डेल्टा E3 आएगा, क्या आएगा बताओ? जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बता सकता है? टू फास्ट होते तो क्या बोलोगे? एल में कितने इलेक्ट्रॉन टू। होते हैं? क्या कितने होते हैं? के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताओ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, माइक ऑफ कर लो। 2 होते हैं क्या? अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूं इस जगह पे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या था? इसी ऑर्बिट को बोला जाता है बच्चों सेल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? के एल एम एन ओ, ठीक है, सो ऑन। अब के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज इक्वल टू होता है 2n²। आपको पता है के लिए n की वैल्यू क्या है? फर्स्ट, क्योंकि पहला नंबर यही आता है। इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 4 और इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है? 5। तो के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 1², यानी के में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। उसके बाद एल में पूछे तो 2 इंटू 2², तो आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 2 इंटू 3² यानी 18, यानी एम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। उसके बाद 2 इंटू 4² यानी कितने होते हैं? 32, यानी के एल एम एन। उसके बाद 2 इंटू 5² यानी क्या होते हैं? 50, यानी ये होते हैं ओ। यानी इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल निकालते हैं। अब सेल का छोटा भाई जो होता है या बच्चा बोलो, उसको बोला जाता है बच्चों सब सेल। ध्यान देना, ये चीजें मैं तो बाद में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जब साथ में आया तो लिंक करता हूं। सब सेल उससे छोटा होता है। सब सेल का जो बेटा होता है या बच्चा होता है या बेटी जो भी मान लो, वो होता है ऑर्बिटल। याद रखना इस चीज को। तो अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोले तो सेल वाइज भी लिख सकते हो, सब सेल वाइज भी लिख सकते हो, ऑर्बिटल वाइज। और ये जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है यही दिया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने। याद रखना इस चीज को, बताऊंगा एक एक करके, बट अभी समझ लो। अगर पूछे के में कितने सबसेल हो सकते हैं, तो के लिए एन की वैल्यू क्या है? 1। तो के में सिर्फ एक ही सबसेल होंगे, ये याद रखना। एन के लिए, एल के लिए एन की वैल्यू क्या है? 2। तो एल में कितने सबसेल होंगे? सिर्फ 2 सबसेल होंगे। एम के लिए एन की वैल्यू क्या है? 3। तो के एन एम में कितने सबसेल होंगे? 3 सबसेल होंगे। एन इज इक्वल टू क्या होता है? 4। तो याद रखना एन में कितने सबसेल होंगे? 4। ओ एन इज इक्वल टू 5। तो एन ओ में कितने सबसेल होंगे? 5 सबसेल होंगे। अब सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? अभी मैंने बताया सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के एल एम एन ओ से। तो अगर पूछे सबसेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखना एस पी डी एफ जी एच से। याद रखना इस चीज को। अब पहला कौन आएगा? एस। तो के में सिर्फ एस सबसेल होते हैं। एम एल में कितने सबसेल होंगे? 2, यानी एस और पी। क्लियर? अब एम में कितने सबसेल होंगे? 3। तो क्या हो जाएगा? एस पी डी। एन में क्या होंगे? 4। तो क्या लिखोगे? एस पी डी एन एफ। ओ में कितने होंगे? 5। एस पी डी एफ जी। ये तो इतना जी तक तो आज तक जा नहीं पाए हैं, हो सकता है फ्यूचर में चले जाएं। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखना, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में मैक्सिमम कितने होते हैं? 6। 4 4 ऐड करते जाना। डी में कितने होते हैं? 6 4 10। एफ में कितने होते हैं? 14। तो जी में कितने होते हैं? 18। तो एच में कितने होते हैं? 22। अब इसको भी निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन मैं वो अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इस जगह पे क्वांटम नंबर आ जाएगा एल। एल से सबसेल का जो है आपका रिप्रेजेंटेशन होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। बस इतना अभी आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर पूछा जाए किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो आप बताते हो सर के की सबसे कम, फिर एल, फिर एम और फिर एन और फिर ओ।
क्लियर। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, यानी सबसे कम एनर्जी के की है, उसी तरह से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, एस, पी, डी और एफ, सो ऑन। याद रखना इस चीज को, समझ में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल होता है, के में, देन एल में, देन एम में, देन एन में और देन ओ में। इसी को तो अबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी सेल में जाएगा या सब सेल में जाएगा, उसके बाद हायर एनर्जी, तभी तो आता है 1s 2s 2p, उसके बाद 3s 3p, देन 4s 3d। इन सब चीजों को बताऊंगा, बस साथ में आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देता हूं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये फाइंड आउट करते हैं कि किसकी एनर्जी कम और ज्यादा, उसके लिए याद करो तुमने एक रूल पढ़ा था, n+l रूल, जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे कम, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर हो गया। आ गया बच्चा लोग, सेल सेल सबसेल और सेल और सबसेल आ गया। अच्छा चलो अब ऑर्बिटल भी सीख लो, जब आए हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, भर भर के नीट में क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो चलो इसमें मैंने बोला भाई सर एक ही सबसेल आएगा, और इसमें मैंने बोला एस और पी आएगा, इसमें मैंने बोला एस पी और डी आएगा, और एस पी डी और एफ आएगा, और इसमें एस पी डी एफ जी आएगा। अब पूछा जाता है कि इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। याद रखना ऑर्बिटल को इस तरह से ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है। और आपको पता है, थोड़ा सा आप आगे मैं बताऊंगा कि दुनिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर। जैसे लाइट में क्या है, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है, इसी तरह से दुनिया में हर चीज के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर। तो फिल कैसे करते हैं देखो, ब्रैकेट में, और याद रखना इस तरह से, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से। तो अगर पूछे के में कितने ऑर्बिटल होंगे, सिर्फ एक, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और के में मैक्सिमम कितने होते हैं, 2, और के का जो बच्चा है उसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो आपको पता है 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितने होंगे, 4। तो एल सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे। इस तरह से समझ में आया, ये एस के लिए है और ये पी के लिए है। एम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो अगर पूछे एम में, एम सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चा, तो बताओ। अच्छा सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पार्डन। एम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 9। तो अगर पूछे एम में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 9 ऑर्बिटल होते हैं, एक एस का, 3 पी के, और डी के कितने, 1 2 3 4 5, डी के 5। यानी अगर पूछा जाए एम सेल में कितने ऑर्बिटल, तो बोलोगे टोटल 9। तो जल्दी से मुझे बता दो चैट बॉक्स में, एन सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। अरे ये सब क्वेश्चन है नीट के, तुरंत बता दिया क्या, 16 होते हैं क्या। अच्छा, क्योंकि एन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 32 का हाफ कितना होगा, 16। तो अब मुझे बताओ एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एफ में। हाँ अच्छा, बता दिया क्या एफ में कितने होते हैं, हाँ 7 होते हैं। अरे 25 कहाँ, आयुषी 25 कहाँ से आया बच्चा, 32 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 32 बाई 2 कितना हो गया, 16 ही तो होंगे। एस पी डी एफ, एस के एक, पी के कितने हो गए, 3, डी के 5, और एफ के कितने होंगे, 7, 7 17। अरे 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। ओ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, हाँ तो ओ में कितने होंगे, 25 होंगे। अगर ओ में पूछे ऑर्बिटल कितने होंगे, 25। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेल में सबसेल ढूंढ सकते हैं और ऑर्बिटल ढूंढ सकते हैं। और याद रखना एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पैरेलल ऊपर और दूसरा एंटी पैरेलल। आ गया बच्चा, हाँ ठीक है, एक पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल। समझ में आया, यही इसी को बोलते हैं स्पिन, एक दोनों के स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब मैं बता दूं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम बहुत अच्छा था, जिसने सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो आपका क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रा अच्छे से बता दिया। यानी अगर पूछे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या, जैसे H
वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन था, H या हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, मतलब जो वन इलेक्ट्रॉन, सब में देखो वन वन इलेक्ट्रॉन है। इनके लिए जो बोर्ड जो था, बोर्ड थ्योरी बहुत बेहतरीन था। यानी बोर्ड थ्योरी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ स्पीसीज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। तुम बोलोगे सर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्यों नहीं हुआ, तो उसका भी जवाब है मेरे पास, लेकिन पहले अपना समय बिना बर्बाद किए कुछ धमाकेदार डेरिवेशन करते हैं। तो आपको पता है रेडियस ढूंढना है, आपको एनर्जी ढूंढना है, उसके बाद वेलोसिटी ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, टाइम पीरियड ढूंढना है, सबका डेरिवेशन करेंगे। तो याद स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब समझा, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, यही है। चलो अब डेरिवेशन पे आ जाओ शानदार तरीके से। ये आपका इस तरीके से एटम है और इस जगह पे न्यूक्लियस है क्या बच्चा? कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। इस न्यूक्लियस में आपको पता प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने मान लिया कि इस न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यानी इस न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। और आपको पता है जब मूव करता है तो दो फोर्स यहाँ पे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। तो क्या लिखोगे जल्दी बता दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या लिखोगे, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब ये डिस्टेंस है, और इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर अपॉन आर, m मतलब मास, v मत मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, और q1 और q2 क्या है, चार्ज है। अब मेरे दिमाग में एक चीज नहीं आ रहा है कि ये जो q1 और q2 का वैल्यू क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे थोड़ी मदद कर दो। Q1 और Q2 क्या होगा, जल्दी बताओ, ये मुझे सच में नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। अच्छा आप लोग को आता है क्या? अरे वाह यार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अब याद आ गया। आपको पता है ये Q2 है इलेक्ट्रॉन, और Q1 भी हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन अगर हीलियम पूछे तो इस बार तो बढ़ जाएगा प्रोटॉन ना, तो इसलिए क्या Ze लूं तो चलेगा। अब Z अकॉर्डिंग टू द हीलियम लिथियम बदलता चला जाए, यानी Q1 Q2 हमें मिल गया। K की वैल्यू सबको पता है बच्चा, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ठीक है, यही तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या 1 ले लो सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, यही तो होता है, जो मन करे आपका वो ले लो। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, के Q1 के जगह मैं लिखूंगा Ze, और Q2 के जगह लिखूंगा E अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। कुछ ऐसा हो सकता है क्या, आर का कुछ, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, के Ze स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कुछ ऐसा आ गया, के Ze स्क्वायर अपॉन आर एम। देखो तो बच्चा, के Ze स्क्वायर अपॉन आर एम, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो ये भी मुझे बता दो। चलो ये आपका दिख गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब सेकंड आ जाओ। अभी तुम लोगों ने पढ़ा है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh अपॉन 2 होता है क्या? अभी पोस्टुलेट पढ़ा था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इससे क्या v आएगा क्या, v इज इक्वल टू nh अपॉन 2πmr आएगा क्या? इसको इक्वेशन 2 लग दो। अब इसकी वैल्यू क्या हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, के Ze स्क्वायर अपॉन mr या rm, कुछ भी लिखो, ये था। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, nh अपॉन 2πmr पे स्क्वायर इज इक्वल टू के Ze स्क्वायर अपॉन mr। हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4,
4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम और आर। देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कि देखो मैं मिस्टेक करता रहता हूं। चलिए, मिस्टेक अगर नहीं है तो कुछ नया चीज हो रहा है क्या? ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या? एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। बिल्कुल। तो आर इज अपना, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यस, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या डेरिवेशन? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। और कुछ है बताओ? आ गया? ये आपका आर का डेरिवेशन हो गया ऑफ एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के लिए, क्योंकि आपने यहाँ आर एन लगा दिया। देखो अब ध्यान से समझना, h की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू है। पाई की वैल्यू भी पता है 3.14, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। ठीक है, उसके बाद आपको k की वैल्यू भी पता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ई की वैल्यू भी पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो कौन सी वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है? तो आप बोलोगे सर ये एन स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये किसी भी ऑर्बिट की हो सकती है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं तो n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट की बात करूं n इज इक्वल टू 3। और ये सर जेड, ये जेड भी आपका वेरिएबल है, क्योंकि अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो आराम से जेड इज इक्वल टू 1 ले लोगे, लेकिन अगर हीलियम प्लस का पूछे तो जेड इज इक्वल टू क्या लोगे? 2। और अगर लिथियम 2 प्लस का पूछे तो जेड इज इक्वल टू 3। यानी ये जो डेरिवेशन आया आर एन का, उसमें एन स्क्वायर और जेड यही आपका क्या वेरिएबल है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, इफ एन इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू 1, तो जो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट आया फॉर हाइड्रोजन एटम, वो आएगा सॉल्व करके 0.529 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, या इसी को लिख सकते हो 0.529 एंगस्ट्रॉम, जब n इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया। अब यानी डेरिवेशन में कौन कौन सी चीज आपकी वेरिएबल थी? एन स्क्वायर और z। तो अगर पूछे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट तो क्या लिखोगे? आर एन इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई, पार्डन, तो हम सीधा सीधा इस जगह पे लिख देंगे R1 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर अपॉन जेड। R1 की वैल्यू क्या है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये मैंने जो लिख आया है मेरा आंसर, वो किस में आएगा बच्चों? एंगस्ट्रॉम में आएगा, याद रखना। ये किसी भी ऑर्बिट के लिए है। अब अगर पूछे कि सेकेंड ऑर्बिट का बताओ तो एन स्क्वायर के जगह क्या पुट करोगे? 2 स्क्वायर। और अगर हाइड्रोजन के लिए पूछे तो जेड इज इक्वल टू 1। आ गया सबको समझ में? रेडियस का डेरिवेशन आ गया। आई होप सो कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक, अगर है तो आराम से पूछ लो, कोई मैंने नई चीज नहीं बताई, बिल्कुल जो डेरिवेशन है आपके साथ वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, तो आपको पता है mvr इज इक्वल टू क्या होता है? nh अपॉन 2 पाई होता है क्या? तो v इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बता दो? nh अपॉन 2 पाई mr, कुछ ऐसा होगा क्या? देखो तो nh अपॉन 2 पाई mr। ठीक है, अब v का एक और डेरिवेशन आपने निकाला है क्या? आराम से देखो तो। हाँ सर, अब इस r के जगह पे, ये जो r आपका दिख रहा है, इस r के जगह पे ये जो आपका डेरिवेशन किया है, ये r, ये जो, क्या इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? हाँ सर, पुट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? Vn इज इक्वल टू NH
अपॉन 2πmRn। क्या ऐसा लिख सकता हूं? Rn का जो डेरिवेशन है वो पुट करो, और Rn का जब डेरिवेशन आप पुट करोगे तो क्या आता है मुझे जल्दी से बताओ। वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि जो Vn आएगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। जैसे Rn जो आया वो किस पे डिपेंड किया? n² अपॉन जेड पे। तो Vn किस पे डिपेंड, इसमें वेरिएबल कौन है? इसका एक्सप्रेशन निकाल के बताओ जल्दी से, फास्ट करने का जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, झलक सही बता रही हो, बिल्कुल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Vn इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, तो अब हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मीटर के लिए लिखना हो तो क्या लिखोगे? 10⁶। ये आपका आ गया, ये V1 का डेरिवेशन हो गया। आई होप सो आप लोगों को यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप लोग टैलेंटेड तो वैसे भी हो। है क्या किसी को प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। अगर किसी को है, अरे जल्दी बताओ यार बच्चा लोग, हाँ या ना। चलिए, अच्छा इतनी जल्दी नो बोलते हो तो चलो, जिसने जिसने नो बोला और जिसको समझ में आ चुका है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ। अच्छा अच्छा, हाँ ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। अब जैसे आपने रेडियस तो निकाल लिया, अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट वो भी निकाल दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ढूंढो, तो फास्ट ढूंढो, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढते हैं? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी अगर आपसे ढूंढने बोले तो वो कैसे ढूंढेंगे? चलो जल्दी करो। अच्छा, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी होता क्या है ये मुझे बताओ। कितने लोगों को पता है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी होता क्या है? जल्दी बच्चा लोग, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। चलिए, जिसको नहीं आता उसको लिखिए ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, फिर से लिखो, इट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। याद रखना क्या बोला? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड बाय एन इलेक्ट्रॉन। अगर इसका डायरेक्टली कोई बोले तो सीधा लिखना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। समझ में आया क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेल पर सेकेंड, या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानती हो ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड वही है। चलो अब इसको ढूंढते कैसे, याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को कैसे ढूंढोगे, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपन सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो यानी क्या लिखोगे? Vn अपॉन 2πRn। एम आई राइट? चलो अब ध्यान देना, Vn के जगह क्या डेरिवेशन निकाला था? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा क्या निकाला था बताओ मुझे? 2.18 था ना? बिल्कुल, 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय जेड बाय एन, ऐसा ही कुछ था आई थिंक। उसके बाद 2πRn, Rn के जगह क्या लिखा था जल्दी बता दो? R1 मल्टीप्लाई n² अपॉन जेड, ऐसा कुछ था। फिर क्या लिखोगे? 2.18 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 3.14। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी थी? R1 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम थी, तो इसको सेंटीमीटर में कैसे लिखोगे? 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिखोगे, -10 मत लिख के आ जाना, वो क्या है मीटर में है। तो 0.529 इंटू 10⁻⁻8, ये पूरा डेटा मैंने फिल कर लिया। वेरिएबल क्या है? ऊपर वाले के लिए जेड बाय एन और नीचे वाले के लिए n² बाय जेड। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ जल्दी से, मैं इसको सॉल्व करूं, जल्दी बताओ इसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आंसर देखो तो? ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। यहां तक आपने देख लिया?
ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी आ गई म्यू एन। अब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालो। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एन ऑर्बिट में टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बताओ, जल्दी से बता दो। टी एन, ये मैं नहीं बताने वाला। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, आपको पता है टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टी एन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1/μn। अब आपको पता है म्यू एन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सर्कमफेरेंस। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। ये वी एन है और ये म्यू एन है। इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है, यानी जस्ट ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दो। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी में क्या आया था, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, यानी वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। यूनिट क्या होगा बच्चा, सेकेंड में आपका यूनिट होगा। लो, रेडियस भी निकालना आ गया, वेलोसिटी भी निकालना आ गया। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस भी आपका आ गया ऑर्बिट का। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना आ गया। उसके बाद ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी भी निकालना आ गया, और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी आपको ढूंढना आ चुका है। आई होप सो अब आपको यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी हमेशा अपने साथ रखो और जो जो चीजें मैं बताता जाता हूं उसको नोट डाउन करते जाओ। अब आपके साथ बारी है न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स पहला नंबर, ध्यान से सुनना, अब आपको न्यूमेरिकल करना है और जिसको जिसको डाउट है वो पूछते जाओ। क्वेश्चन, अच्छा इजी दूं या पहले से डायरेक्ट कर दूं टफ? इजी से स्टार्ट करूं या टफ करूं, जल्दी बताओ। कोई बता ही नहीं रहा है। चलिए लिखिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ढूंढो। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आपको ढूंढना है, और साथ में आपको रेडियस ढूंढना है किस चीज का बच्चों, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ का ढूंढना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते जाओ। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप बता दो, और ये एक्सपेक्ट करो कि भाई सर नहीं बता पाएंगे। अच्छा, सेकेंड जो आपका ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का आंसर कितना आ गया, ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का, क्या लिखोगे 0.529 इंटू 2 स्क्वायर है ना, और थर्ड ऑर्बिट का 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन 3, यही तो होगा, यानी 0.529 इंटू 3, इसका यही हो जाएगा है ना। चलिए, द रेडियस रेशियो ऑफ टू बोर्स ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ 1:9 है रेडियस रेशियो। तो व्हाट वुड बी देयर नोमेनक्लेचर, कौन सा सेल है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे करेंगे। सपोज मैंने मान लिया कि रेडियस रेशियो आपका 1:9 है, और आपको पता R1 तो सेम होता है, ठीक है। मैंने मान लिया इसका रेडियस रेशियो को RX और RY, यही तो हुआ। अब RX और RY क्या है, 1/9 है। तो अब आपको पता है क्या लिखेंगे, 0.529 इंटू एन स्क्वायर की जगह NX स्क्वायर अपॉन जेड के जगह 3, यहाँ भी क्या लिखेंगे 0.529 इंटू NY स्क्वायर अपॉन 3। अब आपको पता है ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो मतलब क्या आ जाएगा, NX स्क्वायर अपॉन NY स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, और आपको पता है NX अपॉन NY क्या हो जाएगा 1/3। तो यानी x का 1 मतलब K सेल, और ये क्या हो जाएगा M सेल, यानी आंसर क्या होगा K और M, सी ऑप्शन। सबके आए थे सी ऑप्शन? अरे वाह, बहुत अच्छा, देखो तो कितना आसान है। अब कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अरे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब जानते हो बच्चों, एक्चुअली वो R3 के बारे में पूछ रहा है, याद रखना R2 मत लिख के जाना। R3 मतलब 0.529
इंटू 3² अपॉन जेड के जगह 1, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी लिथियम का, तो लिथियम मतलब R2 के लिए जगह क्या लिखोगे 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3, ऐसा ही तो कुछ है, देखो तो। हाँ बिल्कुल, तो अब इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 27/4। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई। 27/4, जिसके जिसके 27/4 आ गए वो कंप्लीटली सही है, जिसके नहीं आए हैं वो रॉन्ग है, देख लो अच्छे तरीके से। आ गया बच्चा? यहाँ तक आई थिंक कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब हाँ सबके हो गए। अब अगर किसी को यहाँ तक डाउट है जिस भी डेरिवेशन, अगर नहीं है तो मैं पोल रेस करता हूँ, और हाँ अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो होमवर्क है वो समझना, रेडियस, वेलोसिटी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो मैंने डेरिवेशन बताए, वो सारे डेरिवेशन को आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करोगे। रीजन क्या होता है कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हो, कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है। बहुत बहुत स्टूडेंट ने ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो वो इन चीजों को प्रैक्टिस करो, खुद से ड्राइव करो, डेरिवेशन कुछ भी स्पेशल नहीं है। और जो पॉस्टुलेट है बोर्ड थ्योरी के, वो सारे पॉस्टुलेट को एक बार रिवाइज करो, क्योंकि कल मैं और थोड़ा टफ बताने वाला हूं, क्योंकि कल स्पेक्ट्रम पे आएंगे और एनर्जी का डेरिवेशन का। आज एनर्जी का इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो स्पेक्ट्रम के साथ लिंकअप होता हुआ आ जाएगा। समझ में आया? तो आज के लिए मैं क्लास यहीं एंड कर रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट क्लास कल सैटरडे है, तो आई थिंक मैं बता दूंगा आप लोग को कल नेक्स्ट क्लास होगा। और ऑर्गेनिक रिएक्शन जो मैं दे रहा हूँ उसको बच्चा लोग पढ़ते रहो, ठीक है। रोज नए आते चले जाएंगे, शायद कल नहीं आया था, शायद अपलोड नहीं हुआ है, तो आ जाएंगे। जैसे कल मैंने रिफॉर्मेस्की रिएक्शन डाला था, तो उनको पढ़ते चले जाओ, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है, और मैं धीरे धीरे उसको अपग्रेड कर रहा हूँ। एल्डोल, कैनिजारू, क्रॉस एल्डल, इंटरमोलिकुलर ऑल्डर, स्टूबी कंडेंसेशन, उसके बाद रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, माइकल एडिशन, सब देखोगे एक दूसरे के साथ लिंक है। नाम अलग अलग है तो डरना नहीं है, क्योंकि जिसको मैकेनिज्म आता है वो सारा चीज कर सकता है, और मैकेनिज्म मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया है, और क्वेश्चन भी कराता रहता हूँ, ठीक है बच्चों। चलो आज का सेशन यही ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में।